हार्ट्स तथा लेनार्ड का प्रायोगिक अध्ययन। यहाँ पर एक निर्वात कांच की नली होती है जिसमें दो प्लेट P1 व P2 लगे हैं। इस नली में प्रकाश भेजने के लिए यहाँ पर एक ऊपर दर्शाया गया भाग है। इसमें प्लेट P2 को धन और ऋण विभव देने के लिए यहाँ पर विभव विभाजक से इसको जोड़ा गया है। ये जो तार आया हुआ है इससे हम प्लेट P2 को ऋण और धन दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ इसके टर्मिनल को हम बदल देते हैं। बदलने पर P2 जो है धन आवेशित हो जाता है और ऋणावेशित भी हो जाता है। यहाँ पर हमने एक बैटरी और विभव विभाजक लगाया। धारामापी माइक्रो एम्पियर को जोड़ा गया है। जब इस परिपथ में धारा बहेगी तो धारामापी में विक्षेप आएगा। ये हार्ट्स तथा लेनार्ड का प्रायोगिक अध्ययन है। इससे कुछ डिफिनीशन भी निकलेंगे जो क्रम वाइज हम पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले प्लेट P1 और P2 को P1 के सापेक्ष P2 को धन विभव पर रखा गया। तो बैटरी का धन सिरा है तो प्लेट P2 को हम धन विभव पर रखेंगे। प्लेट P1 को ऋण विभव पर रखा गया है। तो जैसे ही इस पर कोई प्रकाश आपतित होता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है प्लेट P1 पर, तो इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट P2 पर पहुंचते हैं। प्लेट P2 पर पहुंचते हैं, परिपथ पूरा हो जाता है और इस परिपथ में एक धारा बहने लगती है जो माइक्रो एम्पियर में एक विक्षेप आता है। इससे स्पष्ट है प्रकाश के किसी प्लेट पर, धातु की प्लेट पर गिरने पर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम प्लेट P2 पर वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो धारा का भी मान धीरे धीरे बढ़ेगा। ये प्रयोग के आधार पर देखा गया। क्योंकि यहाँ पर जब हम प्लेट P2 को धन विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है और प्लेट P2 पर धन चार्ज है, तो धन और ऋण में आकर्षण होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर एक डिफिनीशन ये भी है, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, संतप्त विभव, इसको संतप्त विभव पढ़ा जाता है। ये क्या होता है? संतप्त विभव जो है यहाँ पर, जैसे ये प्लेट P2 है तो प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष दिया गया वह ऋण विभव, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, जैसे इस पे लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और प्लेट P2 पर आ रहे हैं, तो प्लेट P2 को हम धन विभव पर रखे हैं। तो धन विभव का मान जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो मिली एम्पियर यानी जो माइक्रो एम्पियर है इसमें धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर इसी में हम इस पे शून्य कर दें, तो शून्य अगर कर देते हैं, कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन के टकराने से एक सूक्ष्म धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है।
तो यहाँ पर अगर प्लेट P2 पर ऋण विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो जैसे P2 पर ऋण विभव का मान जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ऋण में प्रतिकर्षण होता है, तो थोड़ा सा जब ऋण विभव इस पे हम लगाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को ये प्रतिकर्षित करता है। अब जैसे मान लेते हैं इस पे लाइट आ रही है और लाइट आने के फलस्वरूप यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। अब धीरे धीरे हम इस पे ऋण विभव का मान जब बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को ये प्रतिकर्षित करेगा, ये दूर भेजेगा, यहाँ से प्रतिकर्षण होगा। ऋण में प्रतिकर्षण होता है। अब धीरे धीरे जब ऋण विभव का मान हम बढ़ाते चले जाते हैं तो एक निश्चित ऋण विभव पर धारा का मान बिल्कुल शून्य हो जाता है, कोई भी धारा नहीं बहती है परिपथ में। तो लगाए गए इस वोल्टेज को निरोधी विभव या समस्थभ विभव कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इस तरह से है, तो डिफिनीशन क्या है? P1 के सापेक्ष P2 को दिया गया ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, इसे समस्थभ विभव कहते हैं। इसे B0 से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ E के का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होगा EV0। तो EV0 0, यहाँ नॉट 0, V0 0 जो है समस्थभ विभव है, इसको हम कहते हैं समस्थभ विभव कहते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होगी। तो आइए देखिए, इसे इस प्रकार से भी आप समझ सकते। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ E के इक्वल टू E0 0 अभी जो लिखा गया, इसका तात्पर्य यह है कि जब हम इस पे वोल्टेज का मान इतना बढ़ा दें कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर ना पहुँचे, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसी को हम अधिकतम गतिज ऊर्जा कहेंगे। और अधिकतम गति ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस वोल्टेज के नियम के अनुसार। यहाँ वोल्टेज ज्ञात करके हम माइनस में ऋणात्मक वोल्टेज जो हमने ज्ञात किया, जिसे हमने नाम दिया निरोधी विभव या समस्थभ विभव, तो समस्थभ विभव का मान ज्ञात है तो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना है वो आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ एक डिफिनीशन ये भी है, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? देखिए यहाँ पर, प्लेट P2 पर सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान स्थिर हो जाता है। इस स्थिर धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो संतृप्त धारा की जो डिफिनीशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी मिलेगा। तो संतृप्त धारा का तात्पर्य यह है, जैसे जब हम इस प्लेट पर धन विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो जैसे धन विभव का मान जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर धारा का भी मान धीरे धीरे बढ़ता है। अब ध्यान दीजिए, इधर प्लेट P1 से मान लेते हैं जैसे 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर P1 से 100 इलेक्ट्रॉन निकले। अब हम P2 पर अगर ऋण विभव दिए हैं तो यहाँ से कुछ ही इलेक्ट्रॉन इस पर पहुँच पाते हैं। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन पहुँचे, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर हमने विभव का मान बहुत थोड़ा सा लगाया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 10 ही इलेक्ट्रॉन पहुँच पा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी। अब वोल्टेज का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिए, तब 20 इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगे, 30 इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ रहा है। तो हम इस पर एक ऐसा वोल्टेज लगा दें, बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित वोल्टेज पर 100 के जितने 100 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे, पूरा 100 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचने लगे। अब हम वोल्टेज का मान और बढ़ाते चले जा रहे हैं,
तो जब वोल्टेज का मान P2 पर और बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं धारा का मान स्थिर हो जाता है, धारा नहीं बढ़ती है, धारा इसी पर स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है, प्लेट P2 को दिया गया वह विभव जिस पर समस्त इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुँच जाते हैं और उसके कारण धारा का मान स्थिर हो जाता है, तो इस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, संतृप्त धारा कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। तो इस प्रायोगिक विधि में प्रकाश जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे तीव्रता अगर आप बढ़ा देते हैं तो धारा भी बढ़ जाती है, तो तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं जो उत्सर्जन की दर है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके। दूसरा कंडीशन है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। तो प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। कहने का तात्पर्य है, अगर प्रकाश की आवृत्ति बहुत अधिक है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत अधिक होगी। ये दो कथन हैं और इसके आधार पर बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन हैं, वो देखिए यहाँ पर। प्रायोगिक के आधार पर एक डिफिनीशन ये भी है, देहली आवृत्ति या संस्थाप आवृत्ति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो देहली आवृत्ति का तात्पर्य है, देहली आवृत्ति का तात्पर्य है कि जैसे ये प्लेट है तो हर एक प्लेट के लिए देहली आवृत्ति प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की आवृत्ति अलग अलग होती है। तो प्रकाश की आवृत्ति, अगर ये जो प्लेट लगा हुआ है इसके लिए देहली आवृत्ति का तात्पर्य है कि अगर एक न्यूनतम मान से कम है प्रकाश की आवृत्ति तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो जैसे तो हर एक पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति अलग अलग होती है। तो देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर इस प्लेट P1 पर पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर मान लेते हैं P1, ये जो प्लेट लगा हुआ है इसकी देहली आवृत्ति जो निश्चित दी गई है, अगर उससे कम आवृत्ति का कोई प्रकाश इस पे अगर पड़ता है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ये प्रायोगिक आधार पर ही व्याख्या किया गया। तो इसकी यानी जो प्लेट P1 है इसकी देहली आवृत्ति यानी इसकी जो आवृत्ति है इससे अधिक आवृत्ति का अगर हम प्रकाश इस पर भेज रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस डिफिनीशन में ये कहा गया है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। तो प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से अगर कम है, न्यूनतम मान से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, और वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ के लिए हम देहली आवृत्ति कहेंगे। ये न्यूमेरिकल में बहुत काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं। देहली तरंगदैर्घ्य क्या है? देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देहली आवृत्ति से संबंधित एक डिफिनीशन यहाँ पर ये भी है, वर्क फंक्शन, कार्य फलन।
किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को हम W से लिखते हैं और W बराबर h न्यू नॉट होता है, याद रखिए इसमें। तो यहाँ W बराबर h न्यू नॉट। तो यहाँ पर हर एक पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति अलग अलग होती है। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं ये कोई मेटल है, अब इसमें से ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से हैं। अब आप यहाँ पर ये सोचिए यहाँ पर कि अगर हम इस धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहे हैं, तो जैसे ही इस पर हम कोई फोटॉन या कोई प्रकाश इस पर आपतित होगा तो ये तुरंत ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर निकल जाएगा। किंतु इसके निचले तल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऊपरी तल तक लाने में, तो यहाँ पर जो है इसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत निचले तल पर है। तो निचले तल पर क्या हो, अब निचले तल पर जब है तो यहाँ से जब ऊपरी तल तक ये आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को हटाने में ये कुछ कार्य करेगा। ओके, तो यहाँ पर इसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ कार्यफलन जो है, कार्यफलन की जो परिभाषा है, किसी धातु के पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होता है। ओके, इसे आप फेयर पर नोट कर लीजिए।